हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिलिट्री रिवॉर्ड्स कौन कौन से हुए थे उनके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो आज हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा अगेन 1857 से पहले का ही है, तो 1700 से लेके 1857 का टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी कि 18th to 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड। इसमें कुछ आपको डिफरेंट म्यूटिनीज पढ़नी पड़ेंगी, जैसे बंगाल म्यूटिनी, वेलोर म्यूटिनी, बैरकपुर म्यूटिनी, ग्रेनेडियर कंपनी रिवोल्ट, शोलापुर म्यूटिनी डिफरेंट ईयर्स में हुए। जैसे बंगाल म्यूटिनी की अगर बात करें तो 1764 के अंदर, वेलोर म्यूटिनी की बात करें तो 1806 में, बैरकपुर म्यूटिनी की बात करें तो 1824, ग्रेनेडियर कंपनी रिवोल्ट के बारे में बात करें तो 1825, शोलापुर म्यूटिनी की बात करें तो 1838। एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा पहले बंगाल आएगा, फिर वेलोर आएगा, फिर बैरकपुर आएगा, फिर आपका ग्रेनेडियर आएगा एंड फाइनली शोलापुर आएगा। ये जो म्यूटिनीज थी इसमें कुछ नेटिव इन्फेंट्रीज होती थी। आपने सुना होगा आर्मी के ग्रुप्स होते हैं, इन्फेंट्रीज बनती है प्रॉपर तरीके से, तो जैसे नंबर असाइन कर दिया जाता था। इंडिया के अंदर जितनी भी इन्फेंट्रीज है उनको नंबर असाइन कर दिया था एनआई के हिसाब से, यानी कि नेटिव इन्फेंट्री जो अपनी कंट्री की इन्फेंट्री होती है। तो इसमें पहले जो हमें पढ़ना है वो है 34th नेटिव इन्फेंट्री, ये 1844 के अंदर होता है। जो म्यूटिनी यहाँ पे हुई, मतलब जो आर्मी वाले थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आ गए थे, तो 34th आई। 22nd वाली ध्यान में रखनी होती है। 22nd जो नेटिव इन्फेंट्री थी 1849 का ईयर आ जाता है। 66th नेटिव इन्फेंट्री याद रखनी है आपको, दैट इज 1850। 37 नेटिव इन्फेंट्री देखोगे तो 1852। सारी की सारी सिपाही म्यूटिनीज थी, मतलब आर्मी वाले इसमें इन्वॉल्व थे। 1857 से पहले का टाइम है, और जिस वजह से और भी बहुत सारी अपराइजिंग थ्रू आउट द कंट्री चलती रहती है। तो कौन कौन सी देखी अभी तक हमने? BVBGS यानी कि बंगाल, वेलोर, बैरकपुर, ग्रेनेडियर एंड शोलापुर। एक सीक्वेंस में इसको याद रखिए। सिविल रिबेलियंस भी हुए, ये तो मिलिट्री आगे सारे रिवोल्ट। इसके बाद सिविल रिबेलियंस भी हुए, यानी कि जो जनता ने रिबेलियंस करे, क्या जो जनता यहाँ पे सरकारों के खिलाफ खड़ी हुई। सरकार कौन सी है? ब्रिटिश सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी ट्रेडिंग कंपनी जो आई थी। तो दो मूवमेंट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जैसे आ जाएगा पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स आ गई, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस की, और दूसरी जो धर्म थे उनकी मूवमेंट आ गई। एक आ गई फ्यूडल रिवोल्ट, मतलब जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे उनके खिलाफ आ जाएगी। तो ये दो हिस्सों में आप सिविल रिवेलियंस को पढ़ सकते हो। एक आ गई आपकी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट, और दूसरी तरफ फ्यूडल रिवोल्ट जिसमें जमींदार, रूलर्स ये सब आ जाएंगे। क्योंकि हमने एक चेन पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, सबसे टॉप पे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये हुआ करती थी, दूसरे पे इनके अंडर जमींदार काम किया करते थे, इनके अंडर फिर फार्मर आगे, पीजेंट्स आगे, वो सब काम किया करते थे। तो ये हायरार्की अभी भी चली रही है। तो सिविल रिवेलियन पहले तो पता होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट्स थी वो कौन कौन सी थी। एक थी सन्यासी रिवेलियन, वेरी इंपॉर्टेंट सन्यासी रिवेलियन, 1770 से लेके 1820 तक का टाइम पीरियड है। फकीर अपराइजिंग 1776 टू 1777 का टाइम पीरियड है। उसके अलावा पागलपंथीज, याद है ना पागलपंथीज वाला, वेंडरर्स का ग्रुप था, वो वाली आ जाएगी 1813 टू 1833। वहाबी मूवमेंट याद करो, इस्लाम वाली जो मूवमेंट थी, जो मुस्लिम सेक्ट को दोबारा से रिवाइव करना चाहते थे, तो 1830 टू 1850 तक आ जाएगा। मोपला अपराइजिंग, मोपलाज या मप्पिलावी जिनको हमने बोला था, केरला के बॉटम में गए थे, जो अरब ट्रेडर्स आया करते थे, उन्हीं के ये डिसेंडेंट्स थे जो मोपला वगैरह थे। इनके तो खेतों का ही साइज रिड्यूस कर दिया, और बोला कि इतने खेत में से फिर रेवेन्यू जनरेट करके लाओ, ये कहाँ से लेके आते। तो ये आ जाएगी मोपला के अंदर। फिर आती है फेरेजी रिवोल्ट, फैजी मूवमेंट भी जिसको हमने बोला था, ऊका रिवोल्ट हमने देखे। तो ये सारी किस कैटेगरी में आएंगे? दे आर अंडर द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट। दूसरा जो हम इसमें फेज देखेंगे वो रहेगा फ्यूडल रिवोल्ट, और जिसमें हमारे जमींदार, रूलर्स जो एट्रोसिटी एक्चुअल में क्रिएट कर रहे थे। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? जैसे पॉलीगर आ गए, पॉलीगर रिबेलियन आ जाएगा 1798 टू 1805 का। वेलोर म्यूटिनी मिलिट्री में भी आएगा, आपके सिविलियन में भी आएगा। विलूथम्पी मूवमेंट ये भी आ जाएगा। पाइका रिबेलियन आ जाएगा, पाइका वही उड़ीसा वाला याद है ना, वही आ जाएगा यहाँ पे भी। रामोसी अपराइजिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। रामोसी आप ध्यान में रखोगे, जिनके 3 रीजंस थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आने के, याद है ना, वो ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे, टैक्स नए नए इनके ऊपर इम्पोज कर दिए गए थे, और मतलब
बहुत ज्यादा एट्रोसिटी इनके ऊपर भी करी जा रही थी, बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा था और इंटरफेरेंस बहुत हो रही थी जमींदार और मनी लेंडर्स की। उसके अलावा कितूर रिबेलियन, कर्नाटका वाला रिबेलियन आ जाएगा, जहाँ पे रानी चिन्नम्मा की हमने बात करी थी, उनका जो लड़का था वो अडॉप्टेड था, बायोलॉजिकल नहीं था, तो वो वाला रिबेलियन आ जाएगा। सवंतवादी रिवोल्ट, महाराष्ट्र वाला रिवोल्ट याद करो, सवंतवाद वाला रीजन था, ब्रिटिशर्स ने इनको किलों से निकाला था और गोवा वाले एरिया की तरफ ये चले गए थे। फिर इसके बाद थोड़े से और इन्होंने रिवोल्ट को अपना स्ट्रॉन्ग किया, बट कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली जो मराठा या महाराष्ट्र वाला रीजन था सारा किसके अंडर चला गया था, ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया था। गडकरी रिवोल्ट, हायरार्की यानी कि जो हेरिडिटरी हुआ करती थी उसी के बेसिस पे इनको सर्विस दे दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी जगह पे क्लर्क है तो अगले साल मतलब जब तक वो काम कर रहा है उसके बाद उसका लड़का वहां पे क्लर्क लग जाएगा। तो ये जो एक हेरिडिटरी सिस्टम था सर्विस का, ये ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया था इन गडकरी रिवोल्ट का, इसी वजह से इमरजेंस हुआ। अब कुछ जो होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं इन इंडिया बिफोर 1858। 1858 से पहले क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हुई वो देख लेंगे। इंपेरियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, अब इनकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, सबसे पहले तो वो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्यों थी, मेन फोकस था इनका प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि बाकी कंट्रीज के जब आ रहे थे तो उनको बहुत फायदा होता था। जो भी प्रोडक्ट्स वो इंडिया से लेके ब्रिटिश आया करते थे तो वो देखते थे कि इनको बड़ा ज्यादा बेनिफिट होता है। पोर्टुगीज आए थे, बेनिफिट हो रहा था, ब्लैक पेपर लेके गए थे वो हमसे, काली मिर्चें जो होती हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोला है उसको रोमिला थापर जी ने, जो कि एक हिस्टोरियन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीजें वापस लेके जा रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं, उनको कमर्शियलाइज करने पे काफी ज्यादा प्रॉफिट इमर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी टिल 1857 इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बूस्ट करना है। मेन फोकस अपने पैसों के ऊपर ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, तो पैसों के ऊपर था। जनरेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स लगाएंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा, तो इनके ऊपर मेन फोकस हुआ करता था। पहले इनका सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस था, पर बाद में जैसे जैसे ये अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लगे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन सब एरियाज के अंदर इन्होंने देखा और ज्यादा फायदा हो रहा है, इन्होंने जो लोग सामान बना रहे थे उन्हीं को अपने अंडर कर लिया, अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड कर लिया। एक्सपांड करने पे इन्होंने देखा कि हमने जब अपने ऑफिसेज बनाए तो हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट भी कर पा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बिठा दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मतलब पहले ये सिर्फ ट्रेड के ऊपर फोकस थी, अब पॉलिटिक्स के अंदर आ चुके थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ चुके थे। तो एक कमर्शियल बॉडी से ये क्या बन चुकी थी, एक पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी थी। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं। बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो जब रेगुलेटिंग एक्ट, अगर आपने शॉर्ट वीडियोस देख लिए हैं सारे एक्ट वाले तो अब आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 का आता है तो एक टाइम था जब बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हुआ करते थे, एक तो बॉम्बे वाले एरिया में, एक थे हमारे मद्रास वाले रीजन में, और एक हुआ करता था बंगाल वाले एरिया में। पर इन्होंने नोटिस किया कि ये जो बंगाल वाला एरिया है यहाँ पे तो सॉइल ही बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मतलब इतना अनाज यहाँ पे ग्रो करवाया जा सकता है कि हमें कभी कमी नहीं आएगी, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पर सोचो बंगाल इतना फर्टाइल होने के बावजूद भी हम फेमीन की कंडीशन सुनते हैं बंगाल में। तो ऐसा क्या करते थे ये लोग यहाँ पे कि इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया करते थे कि यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसमें इन्होंने बॉम्बे और जो मद्रास था इन रेजिडेंसीज के ऊपर बोल दिया कि बंगाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ये बस कोऑर्डिनेशन के लिए रख दिए थे, जो बॉम्बे वाला था और जो यहाँ पे मद्रास वाला था। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बंगाल की, ये पूरी की पूरी किसने ओवरऑल करी, ये करी थी वेरेन हेस्टिंग ने और दूसरा कॉर्नवेलिस ने। तो नया सिस्टम जो था इंपीरियल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ये किसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उसमें, एक थे यहाँ पे वेरेन हेस्टिंग और दूसरे थे यहाँ पे कॉर्नवेलिस। तो इन्होंने मेन रोल यहाँ पे प्ले किया। उसके बाद एक आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे 1757 से लेके 1760 तक गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है, गवर्नर थे कहाँ के, बंगाल के। ऑल्सो 1765 से 67 तक इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया सिस्टम जिसको बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दो बोर्ड बना दिए थे, एक डायरेक्टर्स का और एक कंट्रोलर्स का। ब्रिटिश जो था वो लार्जेस्ट इंपोर्टर था इंडियन गुड्स का एट दैट टाइम। इंपोर्टर बोला, इंपोर्टर मतलब इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हुआ करते थे यहाँ से उठाए और कहाँ आ गए, ब्रिटिश में, तो यहाँ से उठा के लेके जाया करते थे। तो शिमला वगैरह साइड कालका रेलवे ट्रैक्स जो आप पढ़ते हो तो ये थोड़ी हमारी उसके लिए लगाए थे कि हमें बहुत इजीली यहाँ से वहां जाना इजी हो सके। नो, दैट वाज मेड टू कैरी आउट दीज रिसोर्सेज टुवर्ड द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में आ रही है ना इंडिया की चीजें, तो इंपोर्टर थे ये, हमारी चीजों के इंपोर्ट किया
करते थे। एक्सपोर्ट होता है अपनी चीजों को बाहर जाके बेचना, और यहाँ से इंडिया से भी खुद ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट, और वहां पे रिसीव भी खुद ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टर है, यहाँ पे एक्सपोर्टर बन बैठे हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो कंपनी थी, जितने भी दीवानी फंक्शन थे, जब भी दीवानी शब्द आता है तो मतलब फाइनेंसिस की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। तो सारा का सारा पैसा कहाँ से जाता था? जो ट्रेजर था इंडिया का, एम्परर्स के पास, राजाओं के पास, वहीं से लेके जाया करते थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है 1765 टू 67 के टाइम पीरियड में ड्यूअल सिस्टम चला देते हैं गवर्नमेंट का। फाइनली 1770 का टाइम पीरियड आता है। 1770 का जब टाइम पीरियड, मैंने बताया ना आपको कि इतना फर्टाइल होने के बावजूद भी यहाँ पे फेमीन की कंडीशन देखने को मिली थी, तभी तो यहाँ पे ज्यादा फिर ध्यान रखा गया। फेमीन कैसे आया, ग्रेट फेमीन कैसे देखने को मिलता है बंगाल के अंदर? तो बंगाल का जो रीजन था वहाँ पे एक तो फर्टिलिटी क्यों है, क्योंकि इधर से गंगा रिवर आ रही है, यहाँ से साइड में और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स जो है वो पास ऑन कर रही है वाया बंगाल रीजन, हुगली रिवर वगैरह आप सुनते हो। तो 1/3 जो पॉपुलेशन थी इस रीजन की, वो सारी की सारी इम्पैक्ट हुई थी ड्यू टू स्टार्वेशन, भूखमरी से ही मर गए थे वो लोग, भूख होने की वजह से ही मर गए थे लोग। था तो नेचुरल कॉज ही उस टाइम पे, पर कोई स्टेप ही नहीं लिया। गवर्नमेंट कौन बैठी हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो राजा लोग बचे हुए हैं वो तो जस्ट पपेट थे वहां पे, कठपुतली की तरह एक्ट कर रहे थे। पर इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि कोई स्टेप्स ही नहीं लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, कि ठीक है स्टार्वेशन हुई है, पानी कम हुआ, जो भी हुआ, अनाज नहीं होगा, जो भी रीजंस थे, ABCD जो भी रीजंस थे, इन्होंने कोई स्टेप्स ही नहीं लिए थे, जबकि गवर्नमेंट खुद को कंसीडर कर रहे हैं, बट दे नेवर टुक एनी स्टेप। तो 1770 में हमें ग्रेट फेमीन देखने को मिलते हैं बंगाल के अंदर। अब क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुई ब्रिटिश इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले तो 3 रीजन्स को ही दोबारा से हम फोकस करेंगे। एक रहेगा बंगाल वाला, यहाँ पे रहेगा बॉम्बे वाला, और नीचे आ जाओ मद्रास वाला रीजन। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन दोनों की जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन कर दी गई और बंगाल को ज्यादा इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर दिया गया। और जो अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रूल चल रहा है वो किसका चलेगा? ब्रिटिशर्स का चलेगा। सेम टाइम पे जो कंपनी है वो अपनी मोनोपोली, जो ईस्टर्न ट्रेड कहाँ पे आ जाएगा? ये जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हुआ करती थी इनके साथ भी बूस्ट करेगी, जब तक इंडिया के अंदर ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेगी। कंपनी रूल में हमने देखा ना ड्यूअल सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, तो ड्यूअल सिस्टम में 2 बॉडीज बना दी गई, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। डायरेक्टर के अंदर जो थे वो टोटल आप देखोगे कि जो फोकस था मेन वो पॉलिटिक्स के ऊपर हुआ करता था। कंट्रोल के अंदर आप देखोगे कि मेन फोकस रखा जाएगा बिजनेस वगैरह के ऊपर, यानी कि फाइनेंसिस के ऊपर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका जो मेन ऑफिस था वो तो इंग्लैंड में था। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था इसमें अराउंड आपको 24 डायरेक्टर्स मिल जाएंगे। और इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई थी उनके ऊपर चेक रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था। तो इनका जो ऑफिस हुआ करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, वो ब्रिटेन के अंदर था, ताकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो भी मैनेजमेंट कर रही है इंडिया के अंदर उसके ऊपर पूरा चेक रखा जा सके। 24 डायरेक्टर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और हर साल 4 साल के पीरियड के लिए यहाँ पे ये मेंबर सिलेक्ट किया जाता है। अब कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन भी देगा ना फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, तो यहाँ पे 4 लोग सिलेक्ट कर लिए जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर देखोगे तो ये रेवेन्यू के ऊपर चेक रखा करता है, कंट्रोल ऑन रेवेन्यू, कितनी कलेक्शन हो रही है कैलकाटा के अंदर पैसे की, उसको सुपरवाइज करने के लिए जो दूसरा बोर्ड बनाया गया था दैट वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इंग्लिश कलेक्टर अपॉइंट करे गए थे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके अंडर फर्दर जमींदार थे, जमींदारों ने पीजेंट्स को बोल दिया था इतना पैसा आपको सबमिट करना है एंड ऑल। तो वो जो सारा चेक कर रहा था वो कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो ट्रेजरी थी इसको रिमूव कर दिया गया था मुर्शिदाबाद से कैलकाटा पे, एंड एन अकाउंटेंट जनरल वाज अपॉइंटेड, अकाउंटेंट जनरल को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया। कैलकाटा कैपिटल बन जाती है बंगाल की 1772। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, अब गवर्नर जनरल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये बंगाल रेजिडेंसी, अब देखो 1773 का टाइम पीरियड आ रहा है, आपको ज्यादा फोकस अब बंगाल के ऊपर ही मिलेगा। तो गवर्नर जनरल जो था काउंसिल का, ये सिविल और मिलिट्री फंक्शन चेक किया करता था। सिविल यानी कि जनता के ऊपर भी चेक रखेगा, और मिलिट्री फंक्शन जो भी होते थे बॉर्डर प्रोटेक्शन या अंदर कोई इंटरनल थ्रेट ना हो जाए उसके ऊपर फोकस, वो सारा कौन कर रहा है इस टाइम पे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। 2 रेजिडेंसीज थी और भी, दैट इज बॉम्बे एंड मद्रास, कोऑर्डिनेशन बना रहे ताकि थ्रू आउट द कंट्री। और ये जो गवर्नर हुआ करते थे ये डायरेक्टली ब्रिटेन के अंडर रूल किया करते थे, मतलब जो सरकार कहाँ पे बैठी है? ब्रिटेन के अंदर बैठी है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इनके ऊपर चेक रखा करते थे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के अंदर। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो ये 2 लोगों की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा बनी, एक थे वॉरेन हेस्टिंग और दूसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश गवर्नमेंट
तीन मेन पिलर्स के ऊपर रख रहे थे, तीन मेन पिलर्स के ऊपर रिलाय रहते थे, क्योंकि इनके अपने उतने लोग नहीं थे। स्ट्रेंथ भी देखी जाए तो स्ट्रेंथ जो थी, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो इंडियंस के अंदर ज्यादा थी कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स। सिविल सर्विसेज आ गई, आर्मी आ गई, पुलिस आ गई, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। आर्मी एंड पुलिस और सिविल सर्वेंट्स, यानी कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पॉलिसीज बनानी है, वो सारा कौन सेक्टर देखा करता था? सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विस, ये फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया अगर आप देखोगे तो किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही हम क्या बोलते हैं? सिविल सर्विसेज के फादर इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 आती है, जिसमें बोला गया है कि कोई भी ऑफिशियल जो सिविल सर्वेंट है वो कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा, कोई भी डोनेशन नहीं लेगा, कोई भी रिवॉर्ड नहीं लेगा किसी एलीट बॉडी से। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि ये देखा गया कि जितने भी ऑफिशियल है सिविल सर्विसेज के अंदर, वो ब्राइब वगैरह लेने लगे थे, मतलब इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व हो चुके थे, इलीगल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पैसा सरकार के पास ना जाके इंडिविजुअल के पास आया करता था। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि हम क्या करेंगे, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, भ्रष्टाचार को रिड्यूस करने के लिए हम ना इन सिविल सर्वेंट्स की सैलरी को बढ़ा देते हैं। खैर उससे भी कुछ ज्यादा कंट्रोल हुआ नहीं था, तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिया था कॉर्नवालिस ने, कॉवेनेंट करके एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, एक पर्चा हुआ करता था, जिसपे लिख दिया ना तो आप गिफ्ट लेंगे, ना तो डोनेशन लेंगे, ना ही कोई रिवॉर्ड लेंगे किसी से भी। और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बोल दिया जाता था कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। तो रिफॉर्म्स लाने के लिए कॉर्नवालिस कोड आता है। कॉर्नवालिस कोड कुछ नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो कॉन्वेनेंट वाला आता है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, तो ये ले आए थे 1793 के अंदर, ताकि करप्शन को डिक्रीज किया जा सके। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं और इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया था एट कैलकटा। कैलकटा में ये क्या करते हैं? फोर्ट विलियम बना देते हैं। और इसको क्यों बनाया गया था? ताकि यंग यूथ जो लोग हैं उनको सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन यहाँ पे करवाई जा सके, पढ़ाई यहाँ पे करवाई जा सके। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे ये बाद में इंग्लैंड में बना दिए, जैसे हेलेवरी, इसको ओपन कर दिया गया था 1806 के अंदर। और क्यों किया गया था? ताकि जो यंग एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लैंड आए और अपनी पढ़ाई करें। तभी तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बाहर चले जाया करते थे। इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी बाहर काफी रहे हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर दिमाग में रखते हुए देखें हम, तो एक ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था मैकॉले कमेटी को, हेडेड बाय मैकॉले, दैट्स व्हाई नेम्ड एज द मैकॉले कमेटी, इंडियन सर्विसेज के ऊपर इन 1854, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट भी हमने कितने पढ़े थे? अगर शॉर्ट वीडियोस आपको याद हो, 4 पढ़े थे। पहली आती है 1793 में, फिर प्लस 20 कर दो 1813, प्लस 20 कर दो 1833, प्लस 20 कर दो 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का जो आता है, उसी के तहत ये मैकॉले कमेटी बनाई गई थी, व्हिच विल टॉक अबाउट द इंडियन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस कमीशन ने एस्टैब्लिश किया गया 1854 के अंदर, अगले साल ही। चार्टर एक्ट जब आया ना 1853 का, उसके बाद जो एस्टैब्लिश किया गया था सिविल सर्विसेज कमीशन इन 1854। दूसरा पिलर देखेंगे, बट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, the channel. Thank you everyone. Have a nice day. Keep studying. Keep watching.